फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक लिटिल कॉलेज गर्ल होती है, बट वो एक्सीडेंटली किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। पर फिर बाद में उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई और तो और उसके बेबी का फादर कोई और नहीं, उसी की कॉलेज का न्यू प्रोफेसर है। बट हमारा हीरो तो बहुत ही जेंटल होता है, वो उसकी बहुत ज्यादा केयर और रिस्पेक्ट करता है। आगे जाके वो कैसे उसको प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और तो और हमारे जेंटल हीरो के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली वाले उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा क्यूट होने वाला है। हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है कि उसे हर कोई बुली करता है, बट हमारा मेल लीड कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि उसको बुली करने वालों को वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड याओ याओ को देखते हैं, जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट देख रही थी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। देन हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। याओ याओ एक लड़के के साथ थी, वो उसे पकड़ के किस करने लग गया था और फिर उसके कपड़े निकाल देता है। देन उसे उठा के बेड पे ले गया, उसे पीछे टच करने लगा था जबकि याओ याओ नर्वस हो रही होती है। फिर उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। ये सब याद करके याओ याओ समझ जाती है और कहती है अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो गई काम से। बाहर स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि सुना है हमारे कॉलेज वालों ने बहुत सारे पैसे लगाकर एनाटॉमी के प्रोफेसर को बुलाया है, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वो अब तक की हिस्ट्री के यंगेस्ट प्रोफेसर हैं। सुना है बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर हमें उनकी क्लास लेनी है तो उनके सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ना ही क्लास में लेट पहुंचना है, ना ही स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि वो जो एक बार बोल देते दोबारा रिपीट नहीं करते। और वो उस न्यू प्रोफेसर की क्लास अटेंड करने चले गए थे। याओ ये सब कुछ सुन लेती है तो कहती है अरे नहीं मैं लेट हो गई, और वो भी वहाँ से जल्दी से भागती है। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट वहीं पे गिर गया था, बट वो भागकर क्लास में आती है कि सॉरी प्रोफेसर मैं लेट हो गई। प्रोफेसर कहता अपनी सीट पर जाओ, पर जैसे वो प्रोफेसर का फेस देखते तो हैरान कि मेरे बेबी का फादर ही मेरा न्यू प्रोफेसर है। और यहाँ पता चलता है कि ये हमारा मेल लीड मिस्टर शाओ है और याओ याओ ने एक्सीडेंटली अपने प्रोफेसर के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके लिए सीन रिवर्स में चलता है। कुछ टाइम पहले हम याओ याओ को देखते हैं जो सोचती जा रही थी यूरी ने मुझे बर्थडे पे बुलाया है और वो मुझे कुछ बताना चाहता है, कहीं वो मुझे कन्फेस तो नहीं करने वाला। और मिस्टर शाओ भी उसके साइड से जा रहा था। जब वो यूरी को बर्थडे गिफ्ट दे रही थी, मिस्टर शाओ भी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने आया था और सिगरेट मुंह में डाल लेता है। उसका फ्रेंड यंग कहता है तुम्हारी 10 बिलियन की प्रॉपर्टी मैं इनहेरिट नहीं करने वाला। मिस्टर शाओ कहता तुम्हें पता मुझे प्रोफेसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वहाँ पे मुझे कुछ काम के लोग मिल सकते हैं जो मेरी रिसर्च में हेल्प कर पाएंगे। और वो याओ याओ की तरफ देख रहा था। इधर यूरी याओ याओ का गिफ्ट हाथ मार के गिरा देता है। उसके बाकी फ्रेंड्स हंसने लगे थे। वो जल्दी से सामान समेटने लग जाती है तो यूरी कहता तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, ये बताने की मैं लीचिया को डेट कर रहा हूँ। बाकी फ्रेंड उसका लात मार के गिफ्ट करा देते हैं और मजाक उड़ाने लगे थे कि मॉडर्न एरा में भी ये क्या क्या हाथ से बना के लेके आते गिफ्ट, ये कैसे घटिया लव लेटर है। दूसरी गर्ल कहती है इसके पेरेंट्स के टपकने के बाद ये खुद तो लीजिया के घर पे टुकड़ों पे पलती है, इसे तो कोई घंटा पसंद नहीं करने वाला। जैसे वो उसके मारने वाली थी यूरी रोक देता है। वो कहती है तुम मजाक कर रहे थे ना, तो वो उसे प्यार से ड्रिंक पीने कहता है और याओ याओ भी इतनी इनोसेंट वो सच में ड्रिंक पी लेती है। यांग मिस्टर शाओ को ड्रिंक देता है कि तुम ऑलमोस्ट 30 के होने वाले हो, जब देखो काम ही करते रहते हो, अब तो कम से कम गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। और वो दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। मिस्टर शाह उसको देखने नहीं चाहता है। याओ याओ कहती मैं और नहीं पी सकती, तो यूरी उसको गिरा देता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम जैसे पसंद आएगी। यांग मिस्टर शाह से पूछता है तुम्हें लिटिल इनोसेंट रैबिट पसंद है या फिर वाइल्ड रोज। हम देखते हैं मिस्टर शाह का ध्यान तो याओ याओ की तरफ था। क्लासमेट्स कहते हैं अगर यूरी ने शर्ट न लगाई होती ना तो कौन तुम्हें भाव देने वाला था। मिस्टर शाह कहता है मुझे रोड के बीट्स पसंद है जो बहुत ही छोटे होते हैं पर उन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और वो याओ याओ को जाते हुए देख रहा था। नेक्स्ट सीन में वो बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। एक आदमी याओ याओ को परेशान करता उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो वहीं पे गिर जाती है और मिस्टर शाह को कपड़ा पकड़ती है, उससे हेल्प मांगती है। इससे पहले वो गुंडा उसको टच करता है। मिस्टर शाह उसकी गर्दन पे डॉक्टर्स वाला कटर रख देता है, तो वो गुंडे डर के भाग गए। याओ याओ कहती है अंकल तुम्हें क्या गॉड ने भेजा है मुझे बचाने के लिए। मिस्टर शाह उसकी मुंडी पकड़ पूछता है तुम कितने साल की हो। वो कहती है 22 की। तो वो उसका हाथ पकड़ के ले गया था। लैब में प्रोफेसर शाह सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जबकि याओ याओ बस ये सब सोची जा रही थी कि मेरा प्रोफेसर ही मेरे बच्चे का बाप है, ये गॉड ने मेरे साथ कैसा मजाक कर दिया। मिस्टर शाह से पूछता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। याओ याओ आंसर दे नहीं पाती क्योंकि उसका ध्यान लेक्चर पे था ही नहीं। वो पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो सोचती है कि ऐसे मुझे पहचान लिया, पर हम तो सिर्फ एक बार मिले हैं, मुझे नहीं लगता इसको मैं याद होंगी। मिस्टर शाह उसको छुरी दिखा के लेक्चर समझा रहा था, बट याओ याओ को तो कुछ और ही याद आ रहा होता है, क्योंकि जब उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया था तब मिस्टर शाह ने उसकी कमर पर ये सारे सीन्स किए थे जैसे वो उस पर सर्जरी कर रहा हो। प्रोफेसर शाह कहता है क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना, तो वो डरती उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी थी और सोचती है अगर मैं उसको मना कर दूं तो उसके पास कौन सा कोई प्रूफ है कि उस रात मैं ही थी। और जैसे उसके ऑफिस में आती है तो उसे देखती रह गई थी कि ये कितना हैंडसम है। पहले तो वो जाके बैठने वाली थी पर एकदम से खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर शाह कहता बैठ जाओ। तुम क्लास में दिन दिहाड़े सपने को ले रही थी,
तो कहती है कल रात में सही से सो नहीं पाई, सॉरी प्रोफेसर शाओ, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर शाओ कहता है तुम्हें क्या मेरी क्लास बोरिंग लगती है? वो कहती नहीं तो तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो वो उसे मिल्क टी लाके दे देता है। जैसे वो पीने लगी थी तो कहता है उस रात वो तुम थी ना? बट याओ याओ का तो कुल्ला ही हो गया था। और कहती प्रोफेसर तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं थी। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे याद था जिस लड़की के साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया उसके हैंड पे एक मोल था। और कहता है उस रात वो तुम ही थी, बताओ आगे क्या सोचा है? वो कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर तभी उसको उल्टी आने लगती है। वो कहता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? तो हैरान थी इसने कैसे गेस कर लिया। नहीं मैं इसको बच्चे के बारे में नहीं बता सकती। प्रोफेसर शाओ तो इतना आउटस्टैंडिंग है, अगर किसी को इस बारे में पता चला तो स्टडीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिर्फ, बल्कि इसकी रेपुटेशन पे भी पड़ेगा। वो पूछता तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या मैंने सही गेस किया? तो कहती तुम गलत समझ रहे हो, मुझे बस थोड़ा पेट दर्द हो रहा था। प्रोफेसर शाओ उसको अपना नंबर देने लगता है कि तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। बट वो क्लास अटेंड करने का बोल के जाने लगी थी। इतने में उसका फ्रेंड यांग बोलता हुआ आ रहा था कि किसी को गर्ल्स वॉशरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट गिरा हुआ मिला, पता नहीं कौन प्रेग्नेंट हो गया। ये सुनते हुए वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शाओ को शक हो रहा था और वो पीछे भागता है। वो क्लास में आकर अपना काम करने लगी थी पर सारे स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे। जैसे वो नोटबुक खोलती है उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट देख के छुपाने लग जाती है। पर लीजिया उसे छीन कहती देखो देखो इसके पास प्रेगनेंसी टेस्ट निकला, क्लीनिंग लेडी को वॉशरूम में मिला था। मैं तो तुम्हें बस छेड़ना चाहती थी, ऐसे तुम्हारी कॉपी में रख दिया, पर तुम तो इतना अजीब एक्ट कर रही हो, कहीं ये तुम्हारा तो नहीं? याओ कहती क्या बकवास कर रही हो, कितने लोग वॉशरूम में जाते हैं, तो ये मेरा कैसे हो सकता है? लीजिए कहती क्योंकि उस रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और फिर तुम गायब हो गई। कहीं किसी बुड्ढे ने तो नहीं तुम्हें उठा लिया था और फिर तुम्हें अपने जंगली बच्चे से प्रेग्नेंट कर दिया हो? तुम्हारी मॉम ने भी तो बिना बाप के तुम्हें जन्म दिया था। याओ कहते हैं तो तुम्हारी भी मॉम है, तो मुझे मत बोलो। बट वो उसे मार के गिरा देती है। हमारा खाना खा के हमारे कपड़े पहन के तेरी हिम्मत कैसे मुझे सुनाने की? स्टूडेंट्स कहते तुम सच में प्रेग्नेंट हो, कितनी शेमलेस हो। लीजिए उसे पकड़ने लग जाती है। चल मेरे साथ हॉस्पिटल में चल के चेकअप करा, तेरी रिपोर्ट दिखा के प्रिंसिपल को बताऊंगी कि तेरी लाइफ कितनी बेस्ट है। याओ खुद को छुड़ा रही थी और उसके काट लेती है। लीजिए कहते मुझे काटा और उसको थप्पड़ मारने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रोफेसर शाओ आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं। वो जल्दी से आके उसको उठाता है कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम सब इतने गिरे हुए हो कि अपने क्लासमेट को बुली कर रहे हो। प्रिंसिपल को बता के तुम सबके नंबर कट होंगे और सबको 500 वर्ड का सेल्फ रिव्यू ऐसे लिखना होगा। लीजिए कुछ बोलने वाली तो कहता है लगता है पनिशमेंट कम है। तो सारे स्टूडेंट्स चुपचाप वहाँ चले जाते हैं। वो कहती है थैंक यू प्रोफेसर शाओ। वो उसका हाथ पकड़ देखने लगा था तो छुड़ा लेती है कि ये क्लासरूम है, ये सही नहीं है यहाँ पे। वो कहता मुझे लगा तुम्हारे हाथ पे चोट लग गई, बस यही चेक कर रहा था। तुम इतनी स्पीड से वहाँ से भागी थी, मुझे तुम्हें कुछ और बताना था। उस रात के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा टल्ली हो गया था जिस वजह से खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कहती ये बात नहीं है प्रोफेसर शाओ, उस रात सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, ऐसी तो गलती मेरी भी थी। मिस्टर शाओ कहता नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था, पर मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या वो प्रेगनेंसी टेस्ट तुम्हारा था? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो कहता है अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम बेबी की सर्जरी कराना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलने को तैयार हूँ, पर अगर तुम बेबी को जन्म देना चाहती हो तो मैं फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने को भी तैयार हूँ। तो सोचती है प्रोफेसर शाओ कितना अच्छा है, पर मैं अपनी प्रेगनेंसी को खुद हैंडल कर सकती हूँ। और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, वो मेरा नहीं है और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस रात जो हुआ वो एक्सीडेंट था, तो तुम भी ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ना हो और किसी को इसके बारे में मत बताना। वो कुछ बोलने लगा था बट वो बहाना मार के वहाँ चली जाती है। वो सोचता है मैंने उसका जब हाथ पकड़ा था तो उसकी पल्स चेक करके ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट है। इधर याओ बोर्ड के लिए हॉस्पिटल आई होती है, पर वहाँ पर बेबीज और उनके मॉम्स को देख के उसके मॉम वाले इमोशंस जागने लगते हैं। तभी उसको कॉल आता है कहाँ हो तुम, घर आओ। इधर लीजिए कहती है उस लड़की की वजह से प्रोफेसर शाओ ने मुझे पनिशमेंट दी। तो उसके मॉम डैड कहते हैं हमने गांव फैमिली वालों से बात कर ली है, उसकी शादी करा देंगे वहीं पे। जैसे वो आती है लीजिया की मॉम कहती है तुम्हारी कजन ने बताया कि उससे गलती हो गई थी, पर हम सब फैमिली है ना, तो इससे नफरत मत करना। याओ को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि उसके आंटी अंकल अचानक से इतने अच्छे कैसे बन रहे हैं। लीजिए कहती मुझसे गलती हो गई, चलो मैं तुम्हें डिनर पे ले चलती हूँ। और वो सब उसे पकड़ के ले जाते हैं। बट वहाँ पे एक गाँव नाम का लड़का उसे घूरे जा रहा था, उसे ऑकवर्ड लग रहा था तो पूछती है ये कौन है? अंकल आंटी कहते दूर का रिलेटिव है, हमारे साथ खाना खाने आया है। और वो सब डिशेस ऑर्डर करने के बहाने से सब बाहर आ जाते हैं और कहते हैं लीजिए तुमने कितना बढ़िया दिमाग लगाया है, उस गाँव से उसकी शादी करा के उसे छुटकारा पालेंगे। देन वहाँ से भाग गए थे। याओ वहाँ से उठ के जाने लगती है तो गाँव से पकड़ के कहता है कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, तुम्हारे अंकल ने बोला है मैं एडवांस में तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट कर सकता हूँ। वो हैरान एंगेजमेंट? तो कहता हाँ मैंने तुम्हारे फैमिली वालों को तुम्हारे बदले 6 लाख दिए हैं, और अपने कपड़े निकालने लगता है। वो कहती है पास मत आना।
उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो एंगेजमेंट पार्टी है। वहाँ से भागने लगी थी बट वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो गाँव गुस्से से उसके थप्पड़ मार देता है। उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, पर कोई नहीं, मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करने दूंगा। अभी तक मैंने कभी प्रेग्नेंट के साथ ट्राई नहीं किया, तो आज ट्राई करूंगा। और उससे चिपटने लग जाता है बट वो उसके लात मार देती है और फिर उसके सर पे बॉटल मार के वहाँ से भागने लगी थी बट वो उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वो भी गिर गई थी। वो उसे पकड़ने लग जाता है तो सोचती है कि मैं प्रोफेसर छाव को कांटेक्ट करूं। इधर मिस्टर छाव खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो मान क्यों नहीं रही। यांग आकर कहता है ये नजारा देख के मुझे कुछ याद आया, पिछली बार तुमने उस कॉलेज स्टूडेंट को यहीं पे बचाया था ना, कहीं तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रहे। आजकल कॉलेज गर्ल्स कैजुअली वन नाइट स्टैंड करने लगी है और एक कॉलेज गर्ल ने तो प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्ट कराने के लिए कांटेक्ट भी किया था। क्या नाम था उसका? याओ याओ। मिस्टर छाव एकदम हैरान और पूछता है कहाँ है वो। यांग कहता है पता नहीं, पर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कहीं वो तुम्हारे स्टूडेंट तो नहीं। मिस्टर छाव कहता है वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है और यांग से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करने लगा था। वो फोन उठाकर कहती है प्लीज मुझे बचा लो, पर गाँव से फोन छीन के फेंक देता है। तो सोचती है क्या मैं अपने बेबी को बचा नहीं पाऊंगी। बट तभी वहाँ पर प्रोफेसर छाव की एंट्री होती है। वो उसे देखने लगी थी। वो जाकर उसे गोद में उठा लेता है। उसके साथ यांग भी आया था और उसने तो जाकर गांव की धुलाई स्टार्ट कर दी थी। मिस्टर छाव उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आया होता है। वो उठते बेबी के बारे में पूछती है तो कहता है बेबी ठीक है। तो कहती है प्रोफेसर छाव तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पता था। वो कहता है ये कोई छोटी बात तो है नहीं, तुमने मुझसे छुपाया क्यों। तो कहती है सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, पर मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। वो कहता है ये बेबी मेरा भी है, तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब बताओ तुम आगे क्या करने वाली हो। तभी उसे उसके आंटी का कॉल आता है कि बेशरम, तूने किसी जंगली के साथ मिलके गांव को पिटवा दिया। अब वो अपने बंदों के साथ वापस आया है, सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा बल्कि कंपनसेशन भी मांग रहा है। वो कहती है आंटी मैं भी किस जानू, आप मुझे किसी को बेच कैसे सकती हो। आंटी कहती है तुम कितने लकी हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स चले गए, अगर हम नहीं होते तुम कब की टपक लेती। अभी कभी घर पहुंचो और तुम्हें हमें रिपे करना पड़ेगा। बट वो रो रही थी, ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनकी नजरों में मैं बस एक पैसे कमाने की चीज हूँ। मिस्टर शाह पूछता है क्या हुआ तुम्हारे घर पे। वो सोचती है वो लोग मेरी फैमिली बनने के लायक नहीं है और कहती है प्रोफेसर शाह क्या मैं इस बेबी को रख सकती हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ यही मेरी एक फैमिली है। वो कहता नहीं तो तुम्हारा घर है तो सही, चलो शादी कर लेते हैं। कहते शादी? प्रोफेसर शाह मजाक मत करो। वो कहता मैं सच बोल रहा हूँ। और दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरे अंदर कोई बुरी हैबिट्स नहीं है, घर है गाड़ी है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हम न्यू फैमिली बनाएंगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही तो कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तुम अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, शादी प्रेगनेंसी ये सब तुम्हारे लिए बहुत बर्डन हो गया होगा, पर चिंता मत करो, तुम कॉलेज से थोड़ा ब्रेक ले सकती हो और डिलीवरी के बाद दोबारा से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेना। तब तक मैं अपने हस्बैंड और फादर होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगा और बेबी का ध्यान रख लूंगा, इससे तुम्हारी स्टडी पे इफेक्ट नहीं होगा, साथ में तुम्हारे होमवर्क में भी हेल्प करूंगा। भले मैं तुमसे बड़ा हूँ पर ये इतना बुरा भी नहीं है, मुझे तुमसे मेरा रिटायरमेंट पे मिल जाएगा। तो हंसने लगती है और कहती है मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट दिन में वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चाहते हैं तो पूछती है क्या तुम्हारी पहले कभी शादी हुई है। वो पूछता है ऐसा क्यों बोल रही हो। तो कहती है ऐसा लग रहा है तुम यहाँ के प्रोसेस से काफी फेमिलियर हो। वो कहता है मैं यहाँ के स्टाफ को जानता हूँ और ये तो मेरी पहली वेडिंग है। तो वहाँ की लेडी बताती है कि ये जेंटलमैन तो अब से पहले अनमैरिड थे, सुबह मैंने 1 घंटा जिससे बात की थी क्या वो तुम थे। सोचा नहीं था कि लड़का शादी के लिए इतना सीरियस हो सकता है। याया से कहती है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मिस्टर शाह उसकी और मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो खींच लेता है और कहता है मैं अपने पेरेंट्स को गुड न्यूज भेज रहा था, वो अभी फॉरेन में है ना तो अभी आ नहीं सकते। वो कहती है हमने इतनी जल्दी शादी कर ली, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स मुझे डिसलाइक ना करें। वो कहते चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स को तुम बहुत पसंद आओगी। और उसको फिर घर पे लेके आता है कि मैंने ये घर स्पेशली तुम्हारे लिए बाय किया है, आई होप तुम और बेबी यहाँ पर कंफर्टेबली रह पाओगे, अब से ये हमारा घर है, तो तुम्हें पसंद आया। वो कहती है हमारा घर, थैंक यू प्रोफेसर शाह। और अपनी बेली पे हाथ रख सोचती है बेबी तुम्हारे डैडी तो बहुत ज्यादा केयरिंग और अच्छे हैं, तुम फ्यूचर में खुश रहोगे। मिस्टर शाह कहता है घर का भी पूरा फर्नीचर कंप्लीट नहीं हुआ। उसको क्रेडिट कार्ड निकाल के देने लगता है कि तुम इससे जो मर्जी ले सकती हो। वो कहती नहीं प्रोफेसर शाह मेरे पास खुद के पैसे हैं, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, भले कम कमाती हूँ पर मेरे और बेबी के खर्चे के लिए बहुत है। मिस्टर शाह कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम्हें अकेली को बेबी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा देता है। वो कहता है अब तुम कल जाकर अपने कॉलेज के हॉस्टल से छुट्टी ले आना और अपना सारा सामान लेके यहाँ पे आ जाना। वो कहती है हम साथ में रहेंगे, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो कहता है तुम अभी प्रेग्नेंट हो, डॉम में रहना ठीक नहीं है और वहाँ पे मैं तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख पाऊंगा। वो कहती है प्लीज इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना। तो कहता क्यों, मुझसे शादी करना कितना शेमफुल है। वो कहती नहीं तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो तो मुझे डर है कि बाकी लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे और तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो कहता है ऐसी बेकार बातें मत करो, सब में कुछ ना कुछ खास होता है, हम सब इक्वल हैं। उसे पकड़ने लगा था बट वो पीछे हो जाती है। पर वो कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ,
मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से थोड़ा अजीब है, तो ऐसा करते हैं अभी के लिए हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रख लेते हैं, पर फिर भी तुम डॉम से हमारे घर पे रहने आ जाओ। नेक्स्ट सीन में याओ याओ डॉम से छुट्टी के लिए अपने टीचर के पास पेपर लेके चाहती है, बट वो कहता है ये स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए है, तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम अचानक से वहाँ से कुछ आ रही हो, कहीं तुम्हारे बारे में जो र्यूमर्स है सच तो नहीं है? सुना है तुम बुड्ढों के साथ फ्लर्ट करती हो, तो कौन है तुम्हारा शुगर डैडी? हमारे कॉलेज में तुम्हारी जैसी शेमलेस कैसे हो सकती है? वो कहती है तुम टीचर हो के ऐसे र्यूमर्स पे विश्वास कर रहे हो, बिना प्रूफ के तुम मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते। तो कहता है तुम मुझसे ऐसे बात करोगी, लगता है तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, जाकर अपने पेरेंट्स को बुलाओ। तभी प्रोफेसर छाओ वहाँ पे आ जाता है। मैंने सुना तुम इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो, और खुद उसकी एप्लीकेशन पे साइन कर देता है कि मैंने इसके एप्लीकेशन पे साइन किए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। क्या तुम्हें कुछ पूछना है? टीचर की बोलती बंद हो जाती है। तो कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, और एक टीचर होकर तुम स्कूल की झूठी रूमर्स पे विश्वास कर रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। टीचर कहता है सॉरी प्रोफेसर, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो मिस्टर शाह उसे पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सोचती है प्रोफेसर शाह को चिंता हो रही थी कि मैं अनकंफर्टेबल फील न करूं, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसके रूम में कुछ देने आती है, बट देखती है वहाँ पे प्रेगनेंसी वाली बुक रखी है कि प्रोफेसर शाह ये सब पढ़ता है। तभी वहाँ पर गेट खोल के प्रोफेसर शाह आ जाता है। उसके बेड पर उल्टी लेटी हुई थी, जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था, पर वो उसके पैर देख लेता है। वो एम्बैरस हो रही थी, तभी वो आके ब्लैंकेट हटा देता है। इतनी रात तक तुम अभी तक सोई नहीं? वो कहते सॉरी प्रोफेसर शाह, मैं तो बस तुम्हें थोड़े फ्रूट देने आई थी, मैंने ये बुक देखी, तुम ये सब पढ़ रहे थे। वो कहता अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आखिर मैं पहली बार बाप बना हूँ ना। वो पूछती है तुम इसमें क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी देखना तुम कहाँ तक पहुँचे। वो कहता है अभी चैप्टर 6 खत्म किया, चैप्टर 7 पे पहुंचा हूँ। वो जैसे चैप्टर 7 खोल के पढ़ती है कि ये ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना, दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं, बट वो तो एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है। तो मिस्टर शाह स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो उसको अपने साथ लेके आता है कि कल स्कूल की एनिवर्सरी है, तो मैं तुम्हें ड्रेस दिलवाने लाया हूँ, और साथ में हम बेबी के लिए भी कुछ बाय कर लेंगे। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो कुछ भी पहन सकती थी। तो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तो ऐसी कैजुअल थोड़ी ना पहनोगी, चूज करो तुम्हें कौन सा पसंद है। वो कहती है ये जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो कहता है हस्बैंड इसलिए पैसे कमाते हैं ताकि वाइफ खर्च कर सके, तो इतनी कंजूसी मत करो, तुम कपड़े चूज करो, मैं फोन पिकअप करके आता हूँ। वो एक ड्रेस को देखने लगी थी, तो सेल्स गर्ल कहती है तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, ये हमारे स्टोर की लेटेस्ट ड्रेस है, तुम पे बहुत सूट करेगी। वो कहती नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वो कहती एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता तुम पे अच्छी लगे, और उसे चेंजिंग रूम में ले जाती है। वो उस ड्रेस को पहनती है। सेल्स गर्ल कहती तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो इसमें, ऐसा लग रहा है ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनी हो, इसे पहन के तुम जिस भी पार्टी में जाओगी ना उसकी टेंशन बन जाओगी। वो पूछती है ये ड्रेस कितने की है? तो कहती है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अभी सेल पर है, सिर्फ 48,000 की है। वो हैरान 48,000 इतनी एक्सपेंसिव, मुझे नहीं चाहिए। सेल्स गर्ल कहती है जब तुम अफोर्ड नहीं कर सकती तो पहने क्यों? वो कहती है मैं वापस निकालने जा रही हूँ, बट वो रोक के कहती है हमारे स्टोर के कुछ रूल्स हैं, अगर तुमने ट्राई करी तो तुम्हें खरीदनी भी पड़ेगी। या कहती है ऐसे रूल्स तो मैंने आज तक नहीं सुने, ये तो तुम जबरदस्ती सेल कर रही हो। तो सेल्स गर्ल कहती है हमारे स्टोर की हर चीजें लग्जरी होती हैं, अगर एक बार ट्राई कर ली तो ये खराब हो जाती हैं, इसलिए तुम्हें 10,000 पे करने पड़ेंगे। वो कहती ये क्या बात हुई, एक बार पहनने पे 10,000 देने पड़ेंगे? तो कहती हाँ क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ब्रांड्स है ना, तुम जैसे पूरे लोगों के लिए थोड़ी ना है, आगे से कभी भी ऐसे लग्जरी स्टोर में आना ही मत। वो कहती मैं पैसे नहीं दूंगी, ये लीगल है, पर वो कहती देने तो पड़ेंगे ना, सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। उसे खींचने लगी थी जिससे ड्रेस फट जाती है। सेल्स गर्ल कहती तुमने खराब कर दी, अब तो तुम्हें पूरे 48,000 देने पड़ेंगे। उसे धक्का मार देती है, तो प्रोफेसर शाह कर उसे कैच कर लेता है और जल्दी से उसे अपना जैकेट पहना देता है। उसे सेल्स गर्ल कहता है तुम कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करती हो? वो कहती है तुम क्या इसके बंदे हो, यानी तुम भी पुअर हो। स्टोर का मैनेजर आ जाता है तो उसे शिकायत करने लग जाती है कि इस लड़की ने हमारे स्टोर की एक्सपेंसिव ड्रेस को खराब कर दिया और अब रिपेयर नहीं कर रही। पर मैनेजर जैसे ही मिस्टर शाह को देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। या वो कहती है तुम जबरदस्ती से मुझे बेच रही थी और तुमने इसे पकड़ के खींचा था जिससे फट गई। सेल्स गर्ल कहती है तुम जैसे पूरा जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पर आते क्यों हो? मिस्टर शाह गुस्से से घूर रहा होता है तो मैनेजर उस सेल्स गर्ल को थपड़ा मार के भड़का देता है, तुम अंधी हो क्या, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे स्टोर के सबसे बड़े कस्टमर है, और उसको फायर कर देता है। मिस्टर शाह सॉरी, हमारे एम्प्लॉय से गलती हो गई। वो हैरान थी ये इतना बड़ा क्लाइंट कैसे हो सकता है। मिस्टर शाह कहता है मेरी वाइफ के साथ गलत हुआ है तो मेरी वाइफ से माफी मांगनी चाहिए। मैनेजर उससे कहता है जल्दी से उनकी वाइफ से माफी मांगो। वो कहते हैं सॉरी मिस्टर शाह, मैं अंधी थी जो आपको पहचान नहीं पाई, प्लीज मुझे फायर मत कीजिए। वो मिस्टर शाह को हाथ पकड़ लेती है तो कहता है इस बार माफ किया, पर अगली बार से याद रखना कस्टमर पुअर हो या रिच हो ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। मैनेजर कहता है मिस्टर शाह आप तो बहुत काइंड हो, और बताता है कि आप हमारे स्टोर से कुछ भी बाय कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो कहती है यहाँ का सामान बहुत महंगा है मिस्टर शाह, हम नहीं खरीदते यहाँ से। वो कहता है मेरी मॉम यहाँ की मेंबर है तो तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। और कहता है वो ड्रेस देखो कितनी ब्यूटीफुल है, पहन के देखो उसको। उसे देखने लगी थी और फिर वो ड्रेस पहन के आती है। मिस्टर शाह तो उसे देखते रह गया था और पूछती है क्या अच्छी लग रही है? वो कहता है बहुत अच्छी, तुम तो किसी भी कपड़ों में अच्छी लगोगी, और उसको रिंग दिखाता है।
वो पूछती ये क्या है, तो कहता है हमारी शादी अचानक से हो गई, कुछ चीजें रेडी नहीं थी, मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनो। तो कहती है मैं इसे नहीं ले सकती वरना दूसरों को पता चल जाएगा। तो वो दिखाता है उसने वो रिंग नेकलेस में डाल रखी थी, अब तो पहन सकती हो ना। देन वो उसे उसके गले में पहना देता है। तो कहती है थैंक यू प्रोफेसर छाओ। देन वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तुमने देखा प्रोफेसर छाओ ने अपने हाथ में रिंग पहनी हुई थी जैसे उनकी कोई वेडिंग रिंग हो, और वो तो सिर्फ वर्ल्ड में एक ही है। लीजिए कहती इसका क्या मतलब है, प्रोफेसर छाओ की शादी हो गई। तो एक गर्ल यूरिस कहती तुम्हारे लिए तो अच्छा है प्रोफेसर छाओ की शादी हो गई, वरना पहले सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देती थी। प्रोफेसर छाओ तुम्हारा लव राइवल बन गया था, बट अब तुम ही अकेले सिंगल रह गए हो। बॉयज कहते हैं आखिर प्रोफेसर छाओ की वाइफ है कौन, वो इतना आउटस्टैंडिंग है, कोई स्पेशल ही होगी। तभी वहाँ पर याओ की एंट्री होती है, सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। बॉयज खुद हैरान थे कि ये तो याओ है ना, इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही है। लीजिए देखती है कि यूरी का ध्यान भी उसी की तरफ है। गर्ल्स कहती है इसकी ड्रेस तो काफी हाई ब्रांड की है, मिलियंस की होगी। लीजिया गुस्से में थी इसकी हिम्मत कैसे हुई यूरी को पटाने की, और गुस्से से आकर कहती है ये तो मेरी कजन है ना जो कई दिनों से घर वापस नहीं आई, अब ऐसे एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आई हो, बताओ किस रिच आदमी सर गुच्छर्रे उड़ाने में लगी पड़ी हो। क्लासमेट कहता आप समझा प्रेगनेंसी टेस्ट कहाँ से आया था, वो हमारी तुम्हारे जैसी घटिया क्लासमेट कैसे हो सकती है। वो कहती मैं यहाँ पर स्कूल सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड करने आई हूँ, तुम लोगों से बहस करने नहीं, अगर तुम्हारी बातें हो गई है तो मेरा रास्ते से हटाओ। और जाने लगी थी पर लीजिए हाथ पकड़ लेती है, जब तक बात क्लियर नहीं करोगे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। इधर यंग मिस्टर छाओ से पूछता है आखिर हुआ क्या था, तुम इतना मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे और उस लिटिल गर्ल के बीच में क्या चल रहा है। मिस्टर छाओ कहते तुम्हें क्या, तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बट तभी उसके हाथ में रिंग देख लेता है कि तुम्हारी शादी कब हो गई, एकदम हैरान था किससे हुई है, कौन है वो। मिस्टर छाओ कहता है अभी कुछ टाइम पहले हुई है, अभी मैं बिजी हूँ तो बाद में तुम्हें बताऊंगा। और शाने लगा था तो यंग कहता है वेट कहीं वो लिटिल गर्ल ही तो नहीं है, वो भी तो यहाँ पर होगी, चलो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉज में लाने ले चलो। और उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। याओ नीचे से अपना हाथ छुड़ा लेती है, अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो, तुम लोगों को कोई हक नहीं है मुझ पे उंगली उठाने का। लीजिए उसको मार के गिरा देती है। आज हमारी यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी है तो तुम्हारे जैसे लो स्टेटस वाले की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई, जो अपने मकसद के लिए किसी को भी पटा सकती है। तुम पहले लकी थी जो प्रोफेसर छाओ ने तुम्हें बचा लिया, पर अब तो तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। आज टीचर के बिहाफ पे मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तभी क्लासमेट उसके गले में रिंग देख लेता है कि ये तो बिल्कुल सेम ऐसी लग रही है जैसे प्रोफेसर छाओ ने पहनी थी, कहीं प्रोफेसर छाओ की वाइफ तो नहीं। लीजिए कहती ये कैसे हो सकता है, प्रोफेसर छाओ इसके जैसे घटिया लड़की थोड़ी ना पसंद करेगा। याओ जल्दी से उस रिंग को छुपाने लगती है तो लीजिए उसे छीन के देखने लगी थी और उससे वो नेकलेस छीन लेती है। तुम कितनी शेमलेस हो, तुम प्रोफेसर छाओ का सहारा ले रही हो, उसने अभी तक अपनी वाइफ की ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं की, तो तुमने जानबूझ के वैसे फेक रिंग खरीद ली ताकि सबको लगे कि तुम प्रोफेसर छाओ की वाइफ हो। क्लासमेट्स कहते हैं ये लड़की ने तो हद ही कर दी, इसने पटाने के लिए अपने प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ा, बाहर से इनोसेंट बनती है अंदर से कितनी वाइल्ड है। यूरी कहता सच में तुम कितनी शेमलेस हो। लीजिए कहती है प्रोफेसर छाओ बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए तो तुम उसका फायदा उठाना चाहती हो। वो खड़ी हो कहती है सही कहा, ये रिंग फेक है, तो मुझे वापस कर दो। लीजिए कहती तुमने सुना, ये खुद बोल रही है कि रिंग फेक है, अब ये फेक है तो मैं तुम्हें नहीं वापस देने वाली, और उसके हाथ में देने के बजाय नीचे फेंक देती है। याओ जैसे उठाने लगी थी उसके हाथ पे पैर रख के पीछने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है प्रोफेसर छाओ की वाइफ बनने का नाटक करने की, अब मैं तुम्हें बताऊंगी मुझसे पंगा लेने वाले को क्या हाल होता है। तभी प्रोफेसर छाओ का कहता है रुको। प्रोफेसर छाओ के डर के मारे में अपना पैर दूर कर लेती है। मिस्टर छाओ भागकर जाकर उसे पकड़ के उठाता है तो कहती है प्रोफेसर छाओ तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। ये लड़की यंग कहता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कब से इतने घटिया बन गए, क्या तुम्हें कॉलेज में ये सिखाया जाता है अपने क्लासमेट के साथ ऐसे बिहेव करो, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। लीजिए कहती प्रोफेसर छाओ आपको पता नहीं है ये लड़की कितनी गिरी हुई है, ये फेक रिंग पहन के आई थी ताकि तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक कर सके, मैं तो इसे तुम्हारे लिए सबक सिखा रही थी। मिस्टर छाओ कहता है ये नाटक नहीं कर रही थी, बट वो उसे इशारा करती है तो वो पूरी बात नहीं बताता और कहता है तुम लोगों को कोई हक नहीं है, कोई इंसान जैसी मर्जी ज्वेलरी पहने, तुम्हें क्या। ऐसे रैंडमली आकर अपने क्लासमेट को मारना, उसके इंसल्ट करना कितना घटिया है कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बच्चे ये सब करते हैं और तुम अपनी क्लासमेट को बुली कर रही हो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है। वो लोग कहते हैं प्रोफेसर छाओ का इस याओ से रिलेशनशिप है जो वो उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके रिंग ये रियल हो, क्या इस लड़की ने सच में प्रोफेसर छाओ को भी पटा लिया। लीजिए सोचती ये कैसे हो सकता है, प्रोफेसर छाओ जैसा हॉट एंड हैंडसम लड़का इसको पसंद कर ही नहीं सकता, पक्का प्रोफेसर छाओ को इस पे दया आ गई होगी इसलिए इसकी हेल्प करने आ गया। मिस्टर छाओ कहता है तुम लोग ओपनली अपने क्लासमेट का से बुली कर रहे हो, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है, अब तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी। और याओ से कहता है मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराने के लिए चलता हूँ, तो कहती है थैंक यू प्रोफेसर। वो कहता है यांग आगे का तुम संभाल लेना, और याओ को वहाँ से लेके चला जाता है। जबकि लीजिए चिल्ला रही थी प्रोफेसर छाओ, यांग कहते तुम लोगों ने सुना नहीं, अब तुम्हें सबको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट सीन में वो कहती है प्रोफेसर छाओ क्या मैं सच में इतनी यूजलेस हूँ,
वो कहता तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो कहती है मैं हमारी वेडिंग रिंग को भी नहीं बचा पाई। वो उसके हाथ की चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है। फिर क्या होगा अगर ये टूट गई तो? मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा। सबसे ज्यादा तुम्हारी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, समझी? वो कहती है पर आज की चीजों का तुम पे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें मजा आता है वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनते हैं। मिस्टर शाह कहता लोग तो होते ही ऐसे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी कहानियां बना लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं हम दूसरों की बातों को दिल पे लगा के बैठ जाएंगे। हमें खुद को याद रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और सोचता है काश मैं तुमसे पहले मिला होता। वो प्रोफेसर शाह को क्लोज से देखने लग जाती है। जैसे उसकी तरफ फेस टर्न करता है, उन दोनों के फेसेस बहुत ज्यादा करीब थे। तो पूछता है क्या हुआ, बट वो एकदम से खड़ी हो जाती, कुछ नहीं, मुझे जल्दी सोना है, कल क्लास पे तो जाना है ना, और बाय करके भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचती जा रही थी प्रोफेसर शाह सुबह से मीटिंग में है, उसे ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मैं उसके लिए जो लंच लेके जा रही हूँ आई होप उसे पसंद आएगा। यंग प्रोफेसर शाह से कह रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो, क्या तुमने उससे सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी की है? तो वो भी हाँ कर देता है। वो कहते इसका मतलब उसने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझसे शादी करना चूज किया। ये सुनकर वो चुपचाप लंच बॉक्स लेके वापस चली जाती है। यंग कहता तुम तो इस टोन में बोल रहे हो जैसे तुम्हें उस लड़की से फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्टर शाह कहता बकवास बंद करो, मैंने उसे शादी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं की है, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए की है। यंग कहता क्या तुमने कभी सोचा है तुम दोनों सिर्फ एक बार सोए हो और वो प्रेग्नेंट हो गई, देन तुम दोनों ने फ्लैश मैरिज कर ली? ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? कहीं वो लड़की तुम्हें फंसा तो नहीं रही? मिस्टर शाह कहता मुझे पता लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, पर मैं देख के बता सकता हूँ कि दूसरा इंसान अच्छा है या बुरा है, और याओ याओ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और वैसे भी शादी के लिए मैंने उसे प्रपोज किया था। यंग एकदम हैरान था, तो तुमने शादी की बात पहले की थी? ओ माय गॉड, लगता है तुम्हें सच में प्यार हो गया। वैसे तुम जरा ध्यान रखना, सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है और तुम उसके एज के हिसाब से काफी बड़े हो। कहीं ऐसा ना हो जब तुम बुढ़े हो जाओ वो तुम्हें लात मार के बाहर कर दे। मिस्टर शाह गुस्से उठ के कहता है लगता तुम्हें मेडिकल प्रोग्राम में और नहीं रहना, और जाने लगा था। यंग कहता है अरे यार मुझसे गलती हो गई, तुम और सिस्टर इन लॉ हमेशा साथ में रहोगे। याओ लंच बॉक्स लेके जा रही थी, तभी वो भाग कर जाकर उसको रोकता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो कहती है मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करूंगी, तो रात को घर नहीं आऊंगी। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरी भी आफ्टरनून में मीटिंग है, तुम कहाँ खाने जा रही हो? तो कहती है जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी अपने आप, और उसे लंच बॉक्स पकड़ा के चली जाती है। तो कहता है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। वो कहता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके साथ कुछ हुआ है। जब वो जा रहा था तो वो याओ के क्लासमेट्स की बातें सुन लेता है, जो बोल रहे थे कि सोचा नहीं था याओ अपनी कजन लीजिया से ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। यूरी तुम उसकी कजन को डेट कर रहे हो ना, इसलिए वो जानबूझ के तुम्हारे टेंशन पाने के लिए सब कर रही है। यूरी भी घमंड में आ जाता है कि हाँ मैं हूँ इतना हैंडसम, सारी लड़कियां मुझ में मरती हैं। मिस्टर शाह उसको देख लेता है कि ये तो वही है ना जो उस टाइम याओ के साथ बार में था, और सोचता है क्या वो अभी से लाइक करती है। याओ जैसे घर आती है तो उससे बात करने वाला था, बट वो कहती है मैं थक गई हूँ, और अंदर रूम में आ जाती है। पर गेट बंद करके चुपचाप बैठ के सोचने लगी थी कि सॉरी तुम बहुत अच्छे हो, अगर मैं तुम्हारे क्लोज होंगी तो मुझे ना चाहते भी तुमसे प्यार हो जाएगा। मिस्टर शाह उठकर उसके गेट के पास आता है। पहले तो डोर नॉक करने वाला था, बट फिर रुक जाता है और उसको आवाज मार कहता है मैं कुछ टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो तुम घर पे अकेली होगी। वो कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर हैं तो खुद का ध्यान रख सकती हूँ। वो कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना, और सैड होके चला जाता है। फिर वो मॉर्निंग में जब उठ के आती है तो उसने फ्रिज पे नोट्स लगा रखे थे कि मैंने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रख दी हैं, मेरे जाने के बाद अच्छे से खाना खा लेना। इवन वो तो उसके लिए ब्रेकफास्ट तक बना के गया था, और मिल्क पे भी नोट लगा के गया था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता देना। तो सोचती है प्रोफेसर शाह ये सब बेबी के लिए कर रहा है, तो वो मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करता है इतना। तभी उसको कॉल आता है उसके अंकल आंटी का कि तुम इतने दिन से घर वापस क्यों नहीं आई हो, कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गई, अब चुपचाप मुंह उठाकर घर पे आओ। वो कहती मैं वापस नहीं आने वाली अब। वो लोग कहते अगर वापस नहीं आई तो याद रखना तुम्हारे पेरेंट्स की एशेस अब भी हमारे घर पे है, और तुम वापस नहीं आए तो हम उनको फेंक देंगे। तो कहती है ऐसा मत करना। वो कहते हैं बकवास बंद करो और हम तुम्हें 1 घंटा देते हैं, अभी यहाँ पे पहुंचो। जैसे वो जा रही होती है तो सब लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे कि ये कितनी घटिया है, इसका अपने टीचर के साथ ही चक्कर चल रहा है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, बट फिर भी वो उनकी बातों को इग्नोर करके घर पे आती है। उसके अंकल ने उसके पेरेंट के एशेस पे पैर रखा था, तो कहती है अंकल ये क्या कर रहे हो, और बॉक्स निकालने लग जाती है, बट वो उसको किक कर देता है। वो कहती है अंकल प्लीज मेरे पेरेंट्स के एशेस दे दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। आंटी कहती अगर एशेस चाहिए तो हमें 1 मिलियन ला के दे, वरना हम इस कचरे को फेंक देंगे। वो कहती 1 मिलियन, मैं एक स्टूडेंट हूँ, 1 मिलियन कहाँ से लाऊंगी। लीजिए कहती तुम 1 मिलियन ला सकती, पर गाँव तो ला सकता है ना, तुम्हें शुगर डैडी पसंद है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर एक और तुम्हारा कस्टमर गाँव हो जाएगा। आंटी अंकल कहते हैं हमने गाँव की फैमिली से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अगर तुम उससे शादी कर लो
हमें उन्हें 6 लाख वापस नहीं करने पड़ेंगे और साथ में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की एशेस भी दे देंगे। वो कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। तो आंटी अंकल उसे गिरा देते हैं, बट वो लोग उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेते हैं। अच्छा, तुम तभी इतने टाइम से घर नहीं आ रही थी और गांव से शादी भी नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है। पता नहीं कितने लड़कों के साथ गुच्छरे उड़ाती होगी। हमें तो उसे घर में रखना ही नहीं चाहिए था। अभी स्टडी कर रही है, स्कूल में है, तब भी प्रेग्नेंट हो गई। बिल्कुल शर्म नाम की चीज है ही नहीं। लीजिए कहते इसका मतलब वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्कूल में जो मिला था वो तुम्हारा ही था। वो अपनी रिपोर्ट छीन लेती है। आंटी उस पर चिल्ला के पड़ रही थी, अभी तुम अपने 20s में हो और प्रेग्नेंट होकर आ गई। तुमने हमारी फैमिली की बेइज्जती करा दी। अगर हमें पहले पता होता तो तुम्हें माउंटेन्स पे फेंक देते और बहुत पहले तुम्हारी शादी करा देते। मिस्टर शाह उसको कॉल कर रहा था पर फोन नहीं लगता। तो कहता है मुझे कुछ इमरजेंसी है और अपनी मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। वो कहती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों ने हमेशा मुझे ब्लेम ही किया है और मुझे सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट का कंपनसेशन जो लेना था। अब जब कंपनसेशन खत्म हो गया है इसलिए तुम लोग मेरी गांव से शादी करा रहे हो ताकि वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएं। आंटी कहती है जैसे तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी टपक गए ना, अच्छा होगा तुम भी जल्दी टपक जाओ। तो कहती है मेरी मॉम के एशेस वापस कर दो, अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बट वो लोग उसके मुंह पे फेंक के मारते हैं। तो कहती है तुम लोग कितने गिरे हुए हो। वो लोग उसके मॉम के एशेस फेंक देते हैं कि हमें 6 लाख लाके दो कहीं से भी। या गुस्से में चाकू उठाकर अंकल के मार देती है। वो कहते पागल हो गई हो। तो कहती सही काम है, पागल हो गई हूँ, काश मैं तुम तीनों का काम तमाम कर पाती। अंकल के चाकू मारने वाली थी पर तभी उसकी मॉम के एशेस में से उसकी मॉम की फोटो गिरती है। तो चाकू फेंक के अपनी मॉम की फोटो उठाने लगती है। तो कहती मॉम मैं आपको घर ले चलती हूँ और ऐश बॉक्स उठा के ले आती है। पर घर आते टाइम वो बेहोश होकर गिर गई थी। मिस्टर शाह जैसे ही आता है देखता है बेहोश पड़ी है तो उसे जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट ठीक है और उसका बेबी भी ठीक है। उसे सीवियर ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉडी कोमा में चली गई और ऐसा अक्सर इमोशनल शॉक की वजह से होता है। पर इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, इसके फिजिकल साइंस को देख के लगता है कि ये जल्दी उठ जाएगी। मिस्टर शाह पेमेंट करने के लिए चाहता है तभी वो अचानक से उठ जाती है। फिर उठ के बाहर आ जाती है और कहती है मॉम आप मुझे अकेले क्यों छोड़ के चली गई। मैं अपने जीने से तंग आ गई हूँ, शायद मेरे जाने के बाद ही सब कुछ खत्म होगा। मॉम मैं आपके पास आ रही हूँ। और रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है तभी वहाँ पर मिस्टर शाह आ जाता है। रुको, ऐसे स्टूपिड हरकत मत करो। वो कहती पास मत आना। तो कहते मेरी बात सुनो, खुद को काम डाउन करो। वो कहती प्रोफेसर शाह मैं और नहीं संभाल सकती। वो कहता है अपने बारे में, मेरे बारे में और हमारे बेबी के बारे में सोचो। अब से जो भी लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है, जो भी चीजें तुम्हें हर्ट करती है, तुम उन सबसे छुटकारा पा सकती हो और हम एक न्यू लाइफ अच्छे स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आके खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है, उसे अक्कर लेता है। तो कहती है क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो कहता हाँ जरूर। रोड साइड पे जो वीड्स होते हैं वो दिखते बहुत कमजोर हैं पर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कभी हार नहीं मानते। तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकती हो, भूलो मत अपनी स्टोरी की तुम खुद मेन कैरेक्टर हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो भी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में वो आकर कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हारे अंकल आंटी के साथ अपॉइंटमेंट करनी चाहिए ताकि जो कुछ चीजें हैं उनको रिजॉल्व कर सके। प्रॉब्लम से भागने के बजाय उसे फेस करना चाहिए। वो कहती है मैं भी रेडी हूँ पर मैं उनकी पर्सनालिटी जानती हूँ, वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करें। तो उसका हाथ पकड़ कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसे वहाँ पे लेके जाता है। तो कहती है मैं खुद अंदर जाऊंगी। देन वो वापस आकर कहती है अब से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। 1 मिलियन मैंने उनको वापस कर दिए और तुम्हारे 1 मिलियन में जल्दी तुम्हें लौटा दूंगी। वो कहता है तुम्हें मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, वो हम दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी। तो कहती है सिर्फ बेबी की वजह से तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन ऑफिस में सब सुन लिया था। तो कहता है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए लिमिट नहीं लगाना चाहता और ये सिर्फ बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। तभी उसको मैसेज आता है। तो कहता है मेरी ग्रैंडमा और पेरेंट्स फॉरेन से वापस आ गए और तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर उन लोगों ने मुझे डिसलाइक किया तो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और उसे अपने साथ कार में बैठा के ले जाता है। जैसे वो उसे अपने घर लेके आता है मिस्टर शाह के पेरेंट्स उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, उसका बहुत ध्यान रख रहे होते हैं। इवन मॉम उसे अपने हाथों से खाना सर्व कर रही थी। ग्रैंडमा कहती तुम तो फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इस नालायक ने हमें शादी के बारे में बताया नहीं, वरना हम ट्रैवल के लिए जाते ही नहीं। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कितनी क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आई। डैड कहते ग्रैंडमा हम पहली बार मिल रहे हैं, इसको डरा मत देना। ग्रैंडमा कहती इस नालायक ने कभी किसी लड़की को भाव नहीं दिया था, हमें तो लगा था ये शादी नहीं करेगा। शुक्र है तुम इसकी लाइफ में आ गई, तो हम तुम्हारे बहुत थैंकफुल हैं। और जैसे क्लैपिंग करती हैं वहाँ पे बहुत सारे मेड्स एक्सपेंसिव चीजें लेके आ जाते हैं। मॉम कहती है इसको अपने घर समझो। ग्रैंडमा कहती है ये सब हमने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, अब से तुम हमारी झाओ फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो और हम तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे। और तो और उसको क्रेडिट कार्ड भी देने लगती है कि इसमें 20 मिलियन है, तुम जो मर्जी अपनी मर्जी से खरीद सकती हो। वो कहते नहीं नहीं ये ज्यादा ही हो जाएगा। मिस्टर शाह कहते ग्रैंडमा प्यार से दे रही है तो ले लो। तो वो रख लेती है।
डैड कहते हैं तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया, हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर बात करनी चाहिए। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो मिस्टर शाह उसका हाथ पकड़ के कहता है याओ के पेरेंट्स की बचपन में डेथ हो गई थी और इसकी अपनी अंकल आंटी से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। ग्रैंडमा कहती है बेचारी, अब से हम इसकी फैमिली ना इसको बहुत प्यार करेंगे। मॉम कहती है कल वीकेंड है, क्यों ना आज रात हम यहीं पे रुक जाए। वो सोचती है अगर ये लोग यहीं पे रुके तो मुझे प्रोफेसर छाव के साथ सेम बेड पर सोना पड़ेगा। मिस्टर छाव कहता है ऑफ कोर्स रुक जाइए। वो हैरान थी जबकि फैमिली वाले खुश होने लगते हैं। उसको खाना सब कर रहे थे तो सोचती है ये प्रेग्नेंट लड़की के लिए सही नहीं है, पर सब इतने प्यार से दे रहे तो खा लेती हूँ। बट मिस्टर शाह उसे वो खाने से रोक देता है। वो दोनों साथ में रूम में आते हैं तो सोचती है मैं सच में आज प्रोफेसर शाह के साथ सोऊंगी। उसके कहने पे वो गेट बंद कर देती है और फिर उसको कार्ड वापस करने लगी थी। वो कहता है हमारी ऑलरेडी शादी हो गई, अब भी मुझे प्रोफेसर बोल रही हो। और फिर बताता है कि क्या तुमने कैंग मेडिकल ग्रुप के बारे में सुना है। तो कहती है ये तो वही कंपनी है जो हमारे कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करती है और सुना है शहर की सबसे रिचेस्ट है। तो कहती है मिस्टर शाह तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है। वो कहता है आज से मुझे प्रोफेसर नहीं हस्बैंड बोला करो। जैसे वो उसको हस्बैंड बोलती है वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और किस करने के लिए क्लोज होता है तो अपनी आइज बंद कर लेती है। बट वो उसकी बेली को टच करता है और फिर उसके फोरहेड पे किस कर देता है कि मैं थोड़ा काम डाउन होके आता हूँ। तो वो शर्माने लगी थी। तभी मॉम कुछ लेके आती है और गेट पे झाँक के सुन रही थी, बट वो अचानक से गेट खोल देता है। मॉम जल्दी से पलट जाती है तो कहता मॉम आप यहाँ पे कर रही हो। मॉम कहती मैं तो फ्रूट देने आई थी। और उसे कहती है देखो बेटा याओ अभी यंग है, तुम्हें उसकी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। वो कहता मॉम आप ये क्या बोल रही हो। इतने में डैड वहाँ पे आ जाते हैं, खबरदार अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो। और मॉम को कुछ पैकेट्स पकड़ा देते हैं तो मॉम हंस के उसको पकड़ा देती है। वो शर्माने लगा था। ग्रैंडमा कान लगा के सुन रही होती है। मॉम डैड कहते हैं याओ को अभी अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए अभी ये सब इतनी जल्दी मत करना। वो कहता मॉम डैड मैं आपको बताना भूल गया, याओ प्रेग्नेंट है। तो वो सब हैरान थे। ग्रैंडमा तो खुश होकर भाग के आ जाती है। मॉम कहता हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और हमने आज का खाना भी प्रेग्नेंट लड़की के हिसाब से नहीं बनाया था। वो कहता चिंता मत करिए मैंने ध्यान दे दिया था। डैड कहते तुम इतने बड़े हो गए हो, हम सब चीजें छुपाने लगे। वो कहता मैं छुपाना नहीं चाहता था, मैंने सोचा आप जब आओगे तब बताऊंगा। मॉम कहती है तुम उस बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो अभी इतनी यंग है। ग्रैंडमा कहती अब क्या फायदा बोलने का, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम याओ और बेबी का ध्यान रखें। याओ हमारे झाओ फैमिली के बच्चे से प्रेग्नेंट और बड़ा खुश हो रही थी और कहती है उसको भी रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई या काम ना करे। मिस्टर शाह कहता है ये याओ पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहती है। मॉम डैड पूछते कितना टाइम हो गया तो बताता है 3 मंथ प्रेग्नेंट। तो वो बड़ा खुश होते हैं। ग्रैंडमा कहती है मुझे लगा था मैं कभी अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देख नहीं पाऊंगी, पर गॉड ने मेरी बात सुनी ली और ये गुड न्यूज ग्रैंडपा को बताने के लिए चाहती है। मॉम कहती है हमें भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए और डैड को खुश होकर ले जाती है। वो जैसे गेट खुल के अंदर आता है तो सो गई थी। मॉर्निंग में झाओ फैमिली वाले सब उसको बहुत ध्यान रख रहे होते हैं। मॉम पूछती है तुम दोपहर में क्या करोगी, मैं और ग्रैंडमा तुम्हें वॉक पे ले जाने का सोच रहे थे। वो कहती मैं आज नहीं जा पाऊंगी, आज मेरा स्पीच कॉन्टेस्ट है। ग्रैंडमा कहती है हमारी याओ तो बहुत टैलेंटेड है, मैं अपनी याओ के बिना कहीं शॉपिंग पे नहीं जा रही। और उसको कॉन्टेस्ट के लिए शेयर अप करने लग जाते हैं। मिस्टर शाह पूछता है कब है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती नहीं मैंने आज तक ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तुम मत जाना वरना मेरा मजाक उड़ाओगे। ग्रैंडमा कहती नर्वस मत हो, तुम बहुत अच्छा करोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पीच कॉन्टेस्ट हो रहा था। सब लोग यूरी के साइड ले रहे होते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। लास्ट कंटेस्टेंट कौन है, तभी वहाँ पर याओ आती है। लीजी कहती तुम सही से बोल तो सकती नहीं हो, आई बड़ी स्पीच देने वाली। यूरी कहता मुझे पता तुम मेरी वजह से यहाँ पे आई हो, तो अच्छा होगा खुद ही इस कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लो। तुम मुझे खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो मैं तुम्हें आज रात अपने साथ डिनर करने का चांस देता हूँ। तो कहती हवा मत उछलो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तभी मिस्टर शाह को चुपचाप पीछे खड़ा हो गया था। गेम स्टार्ट होती है। सबसे पहले यूरी स्पीच देता है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट बारी याओ की थी तो सोचती प्रोफेसर शाह यहाँ पे क्यों है। अरे नहीं, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे घर जाके डुरेन के ऊपर घुटने टेकने पड़ेंगे। क्लासमेट्स कहते बोल क्यों रही हो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। वो अपनी स्पीच ढूंढने लगी थी बट उसकी पॉकेट में मिलती नहीं। इनफैक्ट लीची ने चुरा ली होती है। मिस्टर शाह उसे इशारों से मोटिवेट करता है तो वो खुद से स्पीच देने लग जाती है और फिर खुद ही अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने लगी थी कि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसमें बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब मैंने सोच लिया है मैं आगे बढ़ूंगी और खुद अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर बनूंगी, क्योंकि जब तक मैं खुद स्टैंड नहीं लूंगी मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। आई होप आप सब भी अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर में अपना बेटर सेल्फ बने। तो सब लोग उससे इम्प्रेस होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं। यूरी हैरान था कि सब इसके साइड ले रहे हैं और वो मिस्टर शाह की तरफ देख के स्माइल करती है। देन बताया जाता है कि इस कॉम्पिटिशन की विनर है याओ। तो वो खुश होकर क्लैपिंग करने लग गया था। यूरी गुस्से से भाग जाता है तो लीजिया उसके पीछे जाती है, जबकि याओ को अवार्ड मिलता है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे तो सोचती है अब मैं प्रोफेसर शाह के एक स्टेप क्लोज हो गई हूँ। वो आकर उसे कांग्रेचुलेशन करता है कि सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चलो इस याद में एक फोटो खिंचवाते हैं। और वो सब मिलकर फोटो खिंचवाने लगे थे बट वो याओ के ज्यादा क्लोज हो जाता है। जब याओ जा रही थी यूरी उसे देख के सोचता है एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी टैलेंटेड निकलेगी। लीजिया आकर कहती है तुम उसे क्यों देख रहे हो। वो कहता तुम्हें इससे क्या। वो कहते तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुम अब उसी को नोटिस करने लगे हो।
अब क्या तुम्हें मेरे साथ पछतावा हो रहा है? वो कहता जो सोचना सोच लो, और जाने लगा था तो हाथ पकड़ लेती है, अगर तुम यहाँ से गए ना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। वो हाथ छुड़ा के उसके थप्पड़ मार देता है कि जब मैं बोर होता हूँ तुम बस मेरे एंटरटेनमेंट के लिए हो। बट वो गुस्से में थी, तुम सिर्फ मेरे होगे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। यूरी भागकर जाकर उसका रास्ता घेर लेता है कि मैंने लीचा से ब्रेकअप कर लिया है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सही हैं। मैं पहले अंधा था, क्यों ना हम दोनों ट्राई करें। वो कहती मैंने तुम्हें गेम से पहले बताया था ना कि मुझे तुम में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है वो तो तुम इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम मुझसे जेलस थी, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी तो उसका रास्ता घेर लेता है। यांग कहता ब्रो वो देखो तो सिस्टर इन लॉ है ना, पहले वो उसी लड़की को पसंद करती थी और उससे दिल टूटने की वजह से ड्रिंक कर लिया था। ब्रो तुम्हें कुछ करना होगा, पता चला वो लड़का सिस्टर इन लॉ को भगा के ले गया। तो मिस्टर शाह जल्दी से जाता है। यूरी कहता दिखावा करना बंद करो, मुझे पता तुम अब भी मुझे लाइक करती हो। उसका हाथ पकड़ने लगा था बट मिस्टर शाह के उसको दूर कर देता है और यायो को पकड़ के ले जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसे कार में ले जाके पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो सोचती है क्या प्रोफेसर शाह जेलस हो रहा है। वो कहता मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बस मैं पागल हो रहा हूँ, तो प्लीज मैं चाहता तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें पक्का उसको बुलवा दूंगा। वो कहती तुम कुछ गलत समझ रहे हो और उसे किस करके कहती है मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर शाह कहता मैं भी, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। यूरी उन दोनों किस करते देख लेता है कि तभी तो ये मुझे रिजेक्ट कर रही थी, और उनकी वीडियो बना लेता है। अब देखना कैसे तुम्हारा रेपुटेशन खराब करता हूँ। नेक्स्ट डे वो क्लास में आती है तो क्लासमेट कहते हैं इतना होने के बाद भी तुम्हारे स्कूल में आने की हिम्मत हो गई, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है क्या। तो कहती है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहते हैं पूरे स्कूल को पता है कि तुम्हें कोई बुढ़े ने रखा है, अगर तुमने स्टडी नहीं करनी कम से कम हमारा दिमाग खराब मत करो। वो लोग कहते देखो इंटरनेट पे तुम छाई हुई हो। तो पूछती है ये फोटो कहाँ से मिली। तो कहते हैं इसका मतलब तुम मान गई हो कि तुम ही हो, हम टीचर को बोल के तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवाएंगे। ये जो स्टूडेंट्स बातें कर रही थी हमने सुना है हमारे स्कूल की किसी लड़की को किसी रिच मैन ने रख रखा है और उसकी फोटो इंटरनेट पे वायरल हो गई। क्या ये सच है? बट ये गाड़ी तो प्रोफेसर शाह की लग रही है। मिस्टर शाह ये देख लेता है तो जल्दी से जाता है। वो कहती है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो यूरिया कहता है ये फोटो एकदम रियल है, तुम पहले हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब जब लग्जरी कार चलाने वाला रिच मैन तुम्हारे पास आ गया तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो कहती मैं अंधी थी जो तुम्हें पसंद करने लगी थी, पर पूरी लाइफ अंधी थोड़ी ना रहूंगी, और इस फोटो के बेसिस पे तुम लोग मुझ पे मेरा शुगर डैडी होने को उल्टा इल्जाम नहीं लगा सकते। ये भी तो हो सकता है फोटो में जो लड़का है वो मेरा बॉयफ्रेंड हो। यूरी हंस के कहता है ऐसे एक्सपेंसिव कार कोई मामूली इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड है। दूसरी क्लासमेट कहती है ये कार तो जानी पहचानी लग रही है, अरे हाँ ये कार तो प्रोफेसर शाह की है और प्रोफेसर शाह तो मैरिड है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की प्रोफेसर शाह की वाइफ हो। यूरी कहता है इम्पॉसिबल है। यायो कहते यूरी इस पर तुमने हद कर दी है, तुम्हारी शक्ल से मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। वो उसके मारने वाला था तब भी प्रोफेसर शाह आ जाता है। तो यूरी कहता है जब भी खतरे में होती है तुम हमेशा सबसे पहले क्यों पहुंच जाते हो, आखिर तुम दोनों में रिलेशनशिप क्या है। मिस्टर शाह कहता है यारो तुम खुद ही बता दो कि हमें क्या रिलेशनशिप है। वो उसका हाथ पकड़ कहती है मैंने और प्रोफेसर शाह ने ऑलरेडी मेरा सर्टिफिकेट ले रखा है, हम दोनों कपल हैं, और जो फोटो में वो लड़का है वो प्रोफेसर शाह ही है। मिस्टर शाह सबको अपनी रिंग भी दिखा देता है तो वो लोग हैरान थे, सच में प्रोफेसर शाह की वाइफ निकली। यूरी को तब भी यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर शाह कहता आगे से रूमर्स का भरोसा करके क्लासमेट्स को उल्टा सीधा मत बोला करो। और यूरी तुमने अपने क्लासमेट की प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज किया है, ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, मैं स्कूल को रिपोर्ट करूंगा। वो कहते प्रोफेसर शाह मेरा वो मतलब नहीं था, बट वो तो यायो को वहाँ से लेके चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स देख रही थी कि वो दोनों हाथ पकड़ के आ रहे हैं। वो कहती है अब हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो गया। वो कहता है अभी न कभी तो होना ही था, अच्छा ये पब्लिक हो गया क्योंकि आज जैसा हुआ है वैसा आगे दोबारा नहीं होगा। वो कहती है कहीं इस बात का तुम पे नेगेटिव इफेक्ट न पड़े। वो कहता हम लीगल कपल हैं और तुम्हें दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो भागकर उसके पास आती है और कहती है हस्बैंड मुझे भूख लगी है। तो स्माइल कर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, और किचन में खाना बनाने के लिए जाता है तो उसके फिंगर पे कट लग गया था। उसे हैरानी से देखने लग जाता है। यायो कुछ देख लेती है उसके लैपटॉप में और कहती है तुमने इसलिए मुझे चूज किया, बताओ ये सब क्या है, तुम मेरी बॉडी को स्टडी करना चाहते थे, बुक्स फेंक के मारती अपने कपड़े खोलने लगी थी, तुम्हें यही चाहिए ना, और रोने लग गई थी। पर उसने सिर्फ स्टार्टिंग का पढ़ा होता है, जब वो नेक्स्ट आगे का पढ़ती है तो उसको पता चल जाता है कि मिस्टर शाह इस सबके बीच में उसे सच में प्यार करने लग गया। वो उसके आंसू साफ करने लगा था तो उसका हाथ पकड़ के उसका जो ब्लड निकल रहा होता है उसे लिख कर लेती है। तो मिस्टर शाह उसको सहलाता है और वो हंसने लगी थी। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल मिस्टर शाह को कहता है प्रोफेसर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने स्टूडेंट से शादी कर ली। मिस्टर शाह कहता है ऐसा कोई भी कानून नहीं जिसमें टीचर स्टूडेंट का रोमांस करना बैन हो। प्रिंसिपल कहता है पर कुछ मॉरल्स और एथिक्स तो होते हैं ना। एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टीचर स्टूडेंट का लव टैबू बना हुआ है, स्टूडेंट्स को अक्सर अपने टीचर पसंद आ जाते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ, पर तुम तो टीचर हो ना, तुम्हें सोचना चाहिए था। मिस्टर शाह कहता मैं इस बात को समझता हूँ, पर मेरी वाइफ और मैं मैरिज के लिए हम दोनों की ये सही है, हम बच्चे नहीं है तो हम अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रिंसिपल कहता अगर ये बात बाहर निकली तो हमारे स्कूल के रेपुटेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। वो कहता अगर आपको इतनी चिंता है तो मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। प्रिंसिपल कहता है तुम क्या मुझे रिजाइन की धमकी दे रहे हो।
वो कहता है धमकी नहीं दे रहा, मुझे पता है आप अच्छे के लिए चाहते हो, पर मेरी यायो के साथ रिलेशनशिप लीगल और लेजिटिमेट है, इसलिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। दर वहाँ चला जाता है। यायो नीचे बैठी थी तो उसके सामने आके हाथ आगे कर देता है। वो कहती है इससे तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहते चिंता मत करो मैं देख लूंगा, और उसका हाथ पकड़ के उसको घर ले आता है। इधर टीचर से यायो को पता चलता है कि पूरे स्कूल में से कुछ स्टूडेंट चूज किए गए हैं जिन्हें फॉरेन में स्टडी करने का मौका मिलेगा, और वो भी इसके लिए सिलेक्ट हुई है। बट वो सोचती है अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी डिलीवरी होगी उस टाइम तो, और मना कर देती है। टीचर कहते इतना अच्छा मौका है, दोबारा बार बार नहीं मिलता, इससे तुम्हारा फ्यूचर इंप्रूव हो सकता है। वो कहती मैं प्रोफेसर ऑलरेडी मैरिड है और मेरा बेबी भी है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, प्लीज अभी ये बात प्रोफेसर शाह को मत बताना, मैं नहीं चाहती वो बर्डन फील करे। टीचर कहता ओके, पर अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लेना। मैं जाते सोच रही थी बेबी मुझे क्या चूज करना चाहिए। तभी मिस्टर शाह पूछता है तुम टीचर से क्या बात कर रही थी। कहती कुछ नहीं, बस स्टडी के बारे में। मिस्टर शाह उसे एसोसिएट प्रोफेसर से मिलवाता है कि अब से ये मेडिकल रिसर्च के इंचार्ज हैं। न्यू प्रोफेसर कहते हैं तुम प्रोफेसर शाह की वाइफ हो, तुम दोनों तो परफेक्ट मैच हो। फिर मिस्टर शाह उसको वहाँ से ले जाता अपने साथ, बट वो न्यू प्रोफेसर कहता है ये लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है। वो कहती है मुझे लैब से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे बाद में पिकअप करने आ जाना। जब वो लैब से आ रही थी एक स्टूडेंट कहता है तुम्हें प्रोफेसर शाह ने बुलाया, उनका लैब में कुछ मैटर हो गया, तो जल्दी से वहाँ पे लैब में जाती है। बट वहाँ पे तो वो न्यू प्रोफेसर था और कहता प्रोफेसर शाह नहीं आएगा यहाँ पे। वो पीछे कोने लगी थी तो उसे बदतमीजी करने लग जाता है कि तुम्हारे जैसी यंग ब्यूटीफुल लड़की के साथ मुझे भी खेलना है, अगर तुम मेरे साथ सो तो जो तुम्हें प्रोफेसर शाह देता वो मैं भी दे सकता हूँ। उसे चिपटने लग जाता है। वो खुद को छुड़ा रही थी, उसको धक्का मार देती है कि मैं प्रोफेसर शाह लीगल कपल है, बट वो उसको गिरा देता है। तुम दोनों में कितना एज गैप है, और वो तुम्हारा टीचर है, अगर तुम उसके साथ सो सकती तो मेरे साथ क्यों नहीं। वो उसके इंजेक्शन घुसाने वाली थी पर वो हाथ पकड़ लेता है, तो कहते हैं कि खबरदार मेरे साथ कुछ किया, बाकी पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा। वो कहता है भला सब लोग मेरे जैसे एसोसिएट प्रोफेसर का भरोसा करेंगे या तुम्हारे जैसे स्टूडेंट का, और उसे पकड़ लेता है। अब चलो मुझे अपना असली रूप दिखाओ, इनोसेंट बनना बंद करो। वो उसके मार के वहाँ से भागती है, बट वो पीछे पड़ गया था। इधर मिस्टर शाह उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है और बाकी टीचर से पूछता है यायो कहाँ पे है। वो कहती है उसको मैंने लैब की तरफ जाते हुए देखा था, तो वो उधर ही जाता है। इधर यायो भागती फिर रही थी, जबकि वो न्यू प्रोफेसर उसके पीछे पड़ा हुआ था, और बाहर से लीजिए सब देख लेती है, तो वो तो खुश होने लगी थी, ये तो अच्छा मौका है। वो न्यू प्रोफेसर उसे पकड़ के ले जाता है। जैसे चिपटने लगा था, लीजिए इसी बात का फायदा उठाकर उनकी फोटो खींच लेती है और कहती है तुमने मुझसे यूरी को चुराया ना, अब जब प्रोफेसर शाह ये देखेगा तब तुम्हारा क्या होगा। वो न्यू प्रोफेसर कहता है तुम तो बड़ी जिद कर रही हो, हार मानने को तैयार ही नहीं हो, एक बार सरेंडर कर दो, फिर तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है प्रोफेसर शाह में ऐसा क्या है, तुम मुझे अलाउ करती हो पर मुझे नहीं। जैसे उसको क्लोज आने लगा था वो चाकू आगे कर देती है, तो उसकी सांसें सूखने लगी थी। इतने में प्रोफेसर शाह वहाँ पे आ जाता है। वो डरता हुआ कहता है तुम्हें जो बात करनी है हम शांति से कर सकते हैं, चाकू नीचे करो। तो कहती है एक टीचर हो के तुमने इतनी घटिया हरकत की, तुम तो एक एनिमल से भी बदतर हो। प्रोफेसर शाह गुस्से में था, तो वो कहता है तुम इनोसेंट बनने का नाटक मत करो प्रोफेसर शाह, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है तुम कितनी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ सोए होगे। मिस्टर शाह कहता है मुझे अपनी तरह जर्क मत समझो, मैं और यायो शादीशुदा हैं, और उसने पुलिस बुला ली थी तो वो सब पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर यायो कहते तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हनी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो वो उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे घर पे ले आया था, उसका हाथ पकड़ के बैठा था, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रह गई, जो भी मुझे बुली करने का सोचेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। वो उसको सहलाता है हाँ अब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। वो लोग किस करने लगे थे, बट उसका फोन बजने लगता है, तो प्रिंसिपल उसको बताता है कि तुमने स्कूल की न्यूज देखी है, मैंने तुम्हें पिछली बार ही वार्न किया था, देखो अब क्या हो गया, अगर तुमने जल्दी इस मैटर को सॉल्व नहीं किया तो तुम पे और यायो पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता कुछ नहीं, प्रिंसिपल ने कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉल किया था, और वो न्यूज देख लेता है। वो पूछती बोलो ना क्या हुआ, तो कहता प्रॉमिस करो कि तुम स्कूल न्यूज से चेक करोगी, और मेरे घर पे वेट करना चाहने लगा था, पर फिर कहता है याद रखना दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है, तुमने कोई गलती नहीं की, और चला जाता है। बट वो अपने फोन में देख लेती है, और वो प्रिंसिपल को आगे बताता है कि यायो तो खुद इस मैटर में विक्टिम है, तो हम लोगों को उसके बारे में गलत बातें नहीं करने देंगे। प्रिंसिपल कहते हैं मुझे पता उसकी कोई गलती नहीं है, पर अब ये मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों की ओपिनियन का हमारे स्कूल में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो स्कूल ने डिसाइड किया है कि यायो को कुछ टाइम के लिए स्कूल से ब्रेक दिया जाएगा, और तुम भी कुछ टाइम से स्कूल से छुट्टी ले लो। वो कहता है ये तो गलत है, जो विक्टिम है उसी को सजा मिल रही है। प्रिंसिपल कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी स्कूल इसके बारे में जल्दी इन्वेस्टिगेट कर लेगा। फिर वो घर आके देखता है वो ड्राइंग कर रही है, तो कहती है मुझे पता है सब कुछ। वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तभी तुम इतने बड़े मामले में फंस गई, ये सब मेरी गलती है। तो कहती गलती तुम्हारी नहीं है, हम सब विक्टिम हैं। तो कहता हुआ तो मेरी वजह से है ना। वो
वो कहती नहीं, तुमसे मिलना तो मेरा लाइफ का सबसे लकीस्ट है। तुमने तो मुझे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाया है और वर्ल्ड में नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव बनना सिखाया। वो कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मुझे कन्फेस कर रही हो? तो कहती मैं सच बता रही हूँ, खुद को ब्लेम मत करो, बाहर वाले लोग जो भी सोचते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, सच तो एक दिन सामने आ ही जाएगा। और दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने ट्रॉफी को देख सोचती है, बेबी तुम्हारी मॉम ने स्टडी के लिए इतना कुछ किया पर इन द एंड उसको जबरदस्ती स्कूल से निकाल दिया गया, पर चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगी। मिस्टर बाहर से खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहता है मैं पक्का तुम्हें इनोसेंट साबित करके रहूंगा, और कॉल कर कहता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। यायो के पैरों में क्रैम्प्स आ गए थे तो वो ठीक करने में हेल्प करने लग जाता है, बट उसको दर्द होने लगा था। तो कहता है तुम गुस्से में हो? देन उसकी बेली पे हेड रख के कहता है देखो बेबी, मम्मी बहुत गुस्से में है, अब तो डैडी के पास सिर्फ एक ही तरीका है उसको काम डाउन करने का। और उसे कहते बेबी ने बोला है कि मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा, फिर तुम गुस्सा नहीं होगी। उसे किस करने के लिए क्रोस आता है बट उसको थपड़ा मार देती है, तुम बच्चे हो गया। वो कुछ बोलता तभी उसको कॉल आता, पता चलता उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई और स्नू प्रोफेसर का खुलासा हो गया था कि वो तो बहुत गिरा हुआ है, स्टार्टिंग से फीमेल स्टूडेंट्स को परेशान करता आया और उसके खिलाफ प्रूफ भी मिल गए, उन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिए और तो 2 विटनेसेस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए खुद ही आगे आई। अब तो वो पक्का जेल में सड़ेगा। वो कहता है अब तुम दोबारा स्कूल जा सकती हो। उसे किस करने वाला था बट दोबारा से कॉल आ जाता है। इस पर प्रिंसिपल का कॉल था जो बताता है कि किसी ने स्नो प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट की है, उसने बहुत सारी लड़कियों को बुली किया था, तब उसको जेल हो गई। कंफर्म हो गया कि यायो विक्टिम थी और उस लीचिया ने इस फोटो को इंटरनेट पे डाला था, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया। यायो अब रेगुलरली स्कूल अटेंड कर सकती है और उसके साथ जो भी गलत किया स्कूल ने उसके लिए माफी चाहता है। वो कहता अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती है। तो खुश होती है। अचानक से उसे पेन होने लगा था तो कहती लगता है बेबी बाहर आने वाला है। मिस्टर झाओ को उसकी चिंता हो रही थी और उसे जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगा था, बट उसे कुछ ज्यादा पेन हो रहा होता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल ले आया था। नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती है तो पूछती है बेबी कहाँ है। मिस्टर झाओ बेबी को खिला रहा था तो कहती है हस्बैंड, बट वो तो बेबी खिलाने में मस्त हो गया था, उसको पता नहीं चलता। डॉक्टर आकर कहती है तुम सुबह से बेबी को खिला रहे हो, अब लिटिल प्रिंसेस को नर्सिंग होम में लेके जाना है। तो वो उनको अपनी बेबी गर्ल पकड़ा देता है। वो उसको देखे जा रहा था, यायो से देखने लगती है तो कहता है वाइफ तुम तो सच में ऑसम हो, तुमने इतनी क्यूट सी बच्ची को जन्म दिया। वो कहती है अब जब हमारी बेटी हो गई है तुम तो मुझे भाव ही नहीं दे रहे, तुम्हें क्या लगता है मैं अगली हो गई हूँ? तो कहता नहीं तो तुम तो मेरे दिल में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो कहते मुझे टच मत करो, मैंने कितने टाइम से अपने बाल नहीं धोए। वो कहता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो कहता तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको फाइल दिखाता है, सॉरी मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा डिसीजन लिया। वो कहता तुम सच में मुझे फॉरेन भेज रहे हो स्टडी के लिए, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती और ना ही मैं हमारे बेबी को छोड़ना चाहती हूँ। तो कहता है तुम्हें पता है ये मौका तुम्हारे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम कभी मिले ना होते शायद तुम अभी अब्रॉड में होती, मैं तुम पे लिमिट नहीं लगाना चाहता। तो कहती है पर तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वो कहता है कि तुम नहीं चाहती अपना करियर इम्प्रूव करना, बाहर की दुनिया को देखना, अभी तुम मेरे और बेबी की वजह से ऐसा बोल रही हो पर आगे जाके तुम्हें पछतावा होगा। क्या तुम सच में खुद पे गिव अप करना चाहती हो? अपने उन ड्रीम्स को याद करो, मैं चाहता हूँ तुम खुद से आगे बढ़ो। और उसको सहलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। वो कहती है डैडी मुझे और ड्रॉ नहीं करना। तो पूछता है फिर क्या बनाओगी? तो एलन कहती है डैडी हमारे स्कूल के सारे बच्चे अपनी मम्मी के साथ आते हैं, एक मैं ही अकेली हूँ जिसकी मम्मी नहीं आती, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। वो कहती तुम्हारी मम्मी जल्दी आएगी, वो भी बहुत दूर काम करने गई है। तो कहती है आपने पहले बोला तो मम्मी अभी तक तो आई नहीं है। उसको सलाता मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मम्मी इस बार जल्दी आएगी। एलन कहती डैडी क्या आप भी मम्मी को मिस करते हो? तो उसको फोटो देखता है कि हाँ बहुत ज्यादा, पर एलन और डैडी हमेशा मम्मी को सपोर्ट करेंगे है ना। नेक्स्ट सीन में वो अपनी फैमिली फोटो बना रही थी। मिस्टर शाह कहते तुम ड्राइंग कर रही हो, स्कूल नहीं गई? उसको डांटने लगा था। तभी यायो वहाँ पर आती है और कहती है तुम ऐसे हमारे बेबी का ध्यान रख रहे हो, और ग्लासेस लाती है। एलन कहती है मम्मी। वो सब खुश होते हैं। देन वो लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे थे। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में। तो